इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जिस भी तरह के प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए उन प्रोग्राम्स के अंदर हमने वेरिएबल का यूज़ किया जो अपने अंदर किसी एक ही तरह का वैल्यू स्टोर करते हैं, या हमने एरेज़ का यूज़ किया जो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं मगर वो वैल्यूज़ किसी एक ही तरह के डेटा टाइप की होती है। मगर कई बार हमारे प्रोग्राम में कुछ इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, कुछ इस तरह की कंडीशंस आती हैं कि हमें कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करना पड़ता है और वो सभी वैल्यूज़ आपके अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स की होती हैं। मतलब हम चाहते हैं कि आपके अलग अलग डेटा टाइप्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको आप अपने प्रोग्राम में किसी एक ही नाम से स्टोर कर सको। तो जब भी हमारे प्रोग्राम में इस तरह की कंडीशंस आती हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आपके स्ट्रक्चर्स का। अब स्ट्रक्चर आपके एक तरह के यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। स्ट्रक्चर की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो स्ट्रक्चर आपका कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स विच कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स हेल्ड टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। मतलब आपका जो स्ट्रक्चर होता है ये आपके डिफरेंट तरह की डेटा आइटम्स जो डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स की होती हैं उनका एक कलेक्शन होता है विद इन अ सिंगल यूनिट। अब हम जो प्रोग्राम में डिफरेंट तरह की डेटा आइटम्स का यूज़ करेंगे जो आपके स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज्ड रहती हैं उनको मेंबर्स कहा जाता है। अब ये जो मेंबर्स होते हैं आपके किसी भी तरह के डेटा टाइप्स के हो सकते हैं, या आपके इंटीजर टाइप हो सकते हैं, फ्लोट टाइप हो सकते हैं, कैरेक्टर टाइप हो सकते हैं, या किसी भी एनी अदर डेटा टाइप जो हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं किसी भी डेटा टाइप के आपके हो सकते हैं। आप इन सभी डेटा टाइप्स को इनका मिक्सचर ऐसा नहीं है कि आज आप स्ट्रक्चर यूज़ करोगे तो जितने भी आपके मेंबर्स होंगे वो इंटीजर टाइप के होने चाहिए। आप मल्टीपल आपका एक मेंबर इंटीजर टाइप का हो सकता है, दूसरा आपका फ्लोट टाइप का हो सकता है, तीसरा मेंबर आपका कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, फोर्थ मेंबर आपका किसी दूसरे डेटा टाइप का हो सकता है। मतलब हम अपने एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब आपका जो स्ट्रक्चर होता है इसको आपका कलेक्शन ऑफ हिट्रोजीनियस डेटा आइटम्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स यूज़ करते हो, इसीलिए हमारे स्ट्रक्चर को कलेक्शन ऑफ हिट्रोजीनियस डेटा आइटम्स भी कहा जा सकता है। अब इसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे सपोज हम एक डेटा क्रिएट कर रहे हैं रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमें स्टूडेंट्स से रिलेटेड डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशंस चाहिए, कि जैसे हम इनपुट कर रहे हैं कि स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। अगर स्टूडेंट के नेम की बात की जाए तो वो आपके पास करेक्टर टाइप रहेगा, रोल नंबर की बात की जाए तो वो आपके पास इंटीजर टाइप की रहेगी, अगर मार्क्स की बात की जाए तो वो आपके पास फ्लोटिंग टाइप का भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास तीन डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ हैं एक स्टूडेंट से रिलेटेड, और तीनों के जो डेटा टाइप्स प्रेजेंट है वो आपके पास डिफरेंट है। अब जब इस तरह के स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप स्टोर करना चाहोगे तो अगर आप वेरिएबल के थ्रू करना चाहते हो तो आपको हर एक स्टूडेंट के लिए एक अलग वेरिएबल डिफ़ाइन करना पड़ेगा। नेम के लिए वेरिएबल्स डिफ़ाइन करोगे या एरेज लेके चलोगे, रोल नंबर्स के लिए एरे या वेरिएबल डिफ़ाइन करोगे, वैसे ही आप मार्क्स के लिए वेरिएबल्स डिफ़ाइन करोगे। तो इन सभी चीज़ों को अगर आपको एक साथ एक्सेस करना है, जैसे आपको स्टूडेंट वन है, स्टूडेंट वन का आपको नेम भी आउटपुट करना है, रोल नंबर भी आउटपुट करना है, मार्क्स भी आउटपुट करना है, तो उस केस में थोड़ी सी प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स बन सकता है। मगर वहीं पे अगर हम स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर आप इन तीनों आइटम्स को, आपके स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड आप जितने भी डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स लेके चल रहे हो, जो वैल्यूज़ लेके चल रहे हो, उनको आप इजीली सिर्फ स्टूडेंट का नाम लिख के ही एक्सेस कर सकते हो। अब जब भी हम अपने प्रोग्राम में स्ट्रक्चर को यूज़ करना चाहेंगे तो लाइक जैसे हम वेरिएबल यूज़ करते हैं तो वेरिएबल को पहले आपको अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करना पड़ता है। सिमिलरली अगर हमें अपने प्रोग्राम में स्ट्रक्चर का यूज़ करना है
तो बिफोर यूजिंग हमें अपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का आपका जो सिंटैक्स रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। पहले आप स्ट्रक्ट लिखते हो। स्ट्रक्ट आपका बेसिकली कीवर्ड है जो आपकी सी के अंदर पहले से प्री डिफाइंड है। नेक्स्ट फिर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम लिखोगे। अब ये चीज़ आपके पास ऑप्शनल है, स्ट्रक्चर नेम। ये आप आगे देखोगे, आइदर आप स्ट्रक्चर नेम लिखोगे अपने प्रोग्राम में, आइदर आप इस चीज़ को ओमिट भी कर सकते हो। आप स्ट्रक्चर नेम अगर नहीं भी लिखते हो तब भी आपका प्रोग्राम वर्क करेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर नेम है, लाइक पहले जैसे हम डिफरेंट तरह के वेरिएबल यूज़ करते थे उसी तरह से हम कुछ भी स्ट्रक्चर नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। मगर ये जो आपका फर्स्ट कीवर्ड है, दैट वन इज योर स्ट्रक्ट, ये लिखना असेंशियल है। अगर आप इस कीवर्ड का यूज़ नहीं करोगे तो आपके सी प्रोग्राम को नहीं ये मालूम नहीं चलेगा कि आप किसी तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करने जा रहे हो। तो प्रोग्राम में स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करना असेंशियल है। आफ्टर दैट हम यहाँ पे आपके कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे और कर्ली ब्रेसेस में हम यहाँ पे डिफरेंट तरह के मेंबर्स को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आप जो डिफरेंट तरह के मेंबर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट वन आप मेंबर का डेटा टाइप लिखोगे, आफ्टर दैट मेंबर का नेम। ये एक तरह से वैसे ही है जैसे हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, डेटा टाइप, सेकंड वेरिएबल नेम, डेटा टाइप, थर्ड वेरिएबल नेम। अब ये जो आपके पास डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स होते हैं इनको कहा जाता है आपके स्ट्रक्चर मेंबर्स। आफ्टर दैट आप कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करते हो और यहाँ पे आप सेमीकोलन लगाओगे। दैट वन इज योर असेंशियल। इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप लास्ट में सेमीकोलन ज़रूर यूज़ करो। अब इसका हम एग्जांपल जैसे देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम स्टूडेंट एग्जांपल की बात कर रहे थे, तो स्टूडेंट से रिलेटेड हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले आप स्ट्रक्ट लिखोगे, आफ्टर दैट आपका स्ट्रक्चर का आप क्या नाम रखना चाहते हो वो आपने लिखा। आफ्टर दैट आप कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करोगे और यहाँ पे आप अपने कर्ली ब्रेसेस के बीच में मेंबर्स को डिफाइन करोगे। तो फर्स्ट मेंबर आपका रोल नंबर, तो उसको हम इंटीजर टाइप बना सकते हैं कि रोल नंबर आपका इंटीजर वैल्यू रहती है। तो इंट रोल नंबर सेमीकोलन, सेकंड मेंबर नेम, दैट वन इज ऑफ कैरेक्टर टाइप, कैर नेम 20, ये आपका एक स्ट्रिंग आप डिफाइन कर रहे हो। तो ये आपका सेकंड मेंबर। एंड मार्क्स फ्लोट टाइप के हैं, तो फ्लोट मार्क्स ये आपका थर्ड वेरिएबल, ये आपका थर्ड मेंबर। तो इस तरह से जैसे हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन करते थे वैसे ही स्ट्रक्चर के अंदर इस स्टूडेंट जो आपका स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट नेम के अंदर आप क्या क्या वैल्यूज़ लेना चाहते हो, आप स्टूडेंट से रिलेटेड किस किस तरह की वैल्यूज़ अपने प्रोग्राम में एंटर करना चाहते हो वो सभी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अब इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो। अगर आपको मार्क्स के अलावा कोर्स की इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप एक और मेंबर डिक्लेयर कर सकते हो आपके कोर्स के लिए। आपको फ़ीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है तो फ़ीस से रिलेटेड आप यहाँ पे एक और मेंबर एंटर कर सकते हो। तो मल्टीपल जितनी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सभी आप इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में एंटर करोगे और वो सभी कहलाएंगे आपके स्ट्रक्चर के मेंबर, जिनको आप आगे जाके प्रोग्राम में फिर यूज़ कर सकते हो। अब जब हम इस स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो जब तक इस स्ट्रक्चर को आप आगे जाके डिफाइन नहीं करोगे, अभी तक आपने सिर्फ स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया है कि ये स्ट्रक्चर है जिसमें ये आपके डिफरेंट तरह के मेंबर्स प्रेजेंट हैं, मगर ये आगे जाके कैसे काम करेंगे वो हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया है। तो जब तक हम उस चीज़ को डिफाइन नहीं करेंगे आपके प्रोग्राम में किसी भी तरह की मेमोरी को एलोकेट नहीं किया जाएगा। जब तक इस स्ट्रक्चर को सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, प्रोग्राम में कोई भी मेमोरी आपके स्ट्रक्चर के लिए रिजर्व नहीं की गई है। नेक्स्ट वन इज योर स्ट्रक्चर डेफिनेशन। अब जैसे मैंने पहले बात की कि अनटिल जब तक आपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया है तब तक किसी भी तरह की मेमोरी को आपके प्रोग्राम से रिजर्व नहीं किया जाएगा आपके स्ट्रक्चर के लिए। जब हम स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्रिएट करते हैं तो स्ट्रक्चर डेफिनेशन में बेसिकली स्ट्रक्चर के लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं। जैसे ही आपके वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे तब जाके आपके प्रोग्राम में मेमोरी स्पेस को एलोकेट किया जाता है। बाय यूजिंग स्ट्रक्चर
हम अपने स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने स्टूडेंट नाम का सिर्फ एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जिसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी आपने वो चीज़ बताई है, मगर स्टूडेंट कितने होंगे, कैसे वो आपके इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे, उसके लिए आपको वेरिएबल बताना ज़रूरी है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर डेफिनेशन लेते हैं। स्ट्रक्चर डेफिनेशन के अंदर आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो। जैसे ही आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे, आपका प्रोग्राम मेमोरी को एलोकेट कर लेता है, रिजर्व कर लेता है अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल, आपके डिफरेंट तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए। अब हर एक जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, उसके लिए आपके स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो अलग अलग वर्क करेंगे। जैसे यहाँ पे हम स्टूडेंट स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, अगर यहाँ पे हम 3 स्टूडेंट्स के लिए वेरिएबल लेते हैं, जैसे S1, S2, S3, तो बेसिकली यहाँ पे हम 3 स्टूडेंट्स के लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए। तो S1 के लिए आपकी ये तीनों फील्ड वर्क करेंगी, मतलब S1 के अंदर आपका रोल नंबर भी आएगा, करेक्ट नेम भी आएगा एंड आपके मार्क्स भी आएंगे। सिमिलरली आपके S2 के अंदर आपका रोल नंबर भी आएगा, नेम भी आएगा, मार्क्स भी आएंगे। और सिमिलरली आपके S3 के अंदर भी रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, ये तीनों चीज़ें वर्क करेंगी। तो इसी हिसाब से आपका जो प्रोग्राम है आपके डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स के लिए मेमोरी को एलोकेट करता है, और जितने भी आपके डिफरेंट तरह के मेंबर्स रहेंगे, हर एक वेरिएबल के लिए आपके मेंबर्स एक कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर्ड रहते हैं। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें स्टोर्ड रहती हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब भी हम स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, मतलब आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन होती है, डेफिनेशन होती है, ये इनको आइदर हम स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन से सेपरेटली कर सकते हैं या स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन के साथ ही किए जा सकते हैं। इसके आपके पास डिफरेंट तरह के मेथड्स रहते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर डेफिनेशन मेथड्स, फर्स्ट वन आपका जो मेथड रहता है दैट वन, आपने पहले स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, जिसमें आपने इंट रोल नंबर, कैर नेम एंड फ्लोट मार्क्स, जैसे हमने पहले एग्जांपल में लिया था, एक आपने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। अब आफ्टर दैट हम इस स्ट्रक्चर के लिए वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो वेरिएबल के लिए आप बनाने के लिए जो तरीका रहता है वो पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट इस स्ट्रक्चर के लिए आपने क्या स्ट्रक्चर नेम दिया था, जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर नेम यूज़ किया है स्टूडेंट, तो आप वो लिखोगे। आफ्टर दैट यहाँ पे अब वेरिएबल लिखेंगे। S1 ये आपका फर्स्ट वेरिएबल है, S2 आपका सेकंड वेरिएबल है। तो इस तरह से आप वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हो। जैसे आप पहले के हम प्रोग्राम में वेरिएबल नेम अपने इच्छा से कुछ भी आप लिख सकते हो, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम वेरिएबल नेम किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब जब हम इस तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, तो आपके मेमोरी के अंदर हर एक जो आपके वेरिएबल्स होंगे उसके लिए एक स्पेस रिज़र्व कर दिया जाएगा। अब जैसे ये S1 वेरिएबल है, अब इस S1 वेरिएबल में आपके पास रोल नंबर है जिसके लिए 2 बाइट्स का मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दिया गया। नेम है इसके लिए 20 बाइट्स का, क्योंकि यहाँ पे हम कैर 20 लेके चल रहे हैं तो कैरेक्टर के लिए 1 बाइट रहती है, तो यहाँ पे टोटल आपके नेम के लिए 20 बाइट्स का स्पेस रिज़र्व रखा गया एंड मार्क्स के लिए आपका 4 बाइट का स्पेस रिज़र्व रखा गया। सिमिलरली आपका S2 वेरिएबल है, इसके लिए भी आपके पास रोल नंबर, नेम, मार्क्स। तो इस तरह से आपके हर एक वेरिएबल के लिए जो आपके स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं वो एक कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में सेव किए जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट तरीका हो गया आपके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का। सेकंड मेथड रहता है जहाँ पे आप क्या है, जहाँ पे आपने आपके स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया है, उसी स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन के साथ आप यहाँ पे अपने वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हो। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इंट रोल नंबर, कैर नेम, फ्लोट मार्क्स, आपने अपने स्ट्रक्चर के मेंबर लिख लिए, आपने अपने कर्ली ब्रेसेस को क्लोज किया
और उसके साथ आपने जो भी जिस भी तरह के वेरिएबल्स आप डिफाइन करना चाहते हो उनको डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर लोगे। S1 कॉमा S2, अगर ज़्यादा होते हैं S3 कॉमा S4, इस तरह से लिखते हो और लास्ट में आप सेमीकोलन यूज़ करोगे। इस तरह से आप अगर अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो तो भी सेम आपकी मेमोरी के अंदर डिफरेंट तरह से मेमोरी लोकेशंस को हर एक वेरिएबल के लिए रिजर्व किया जाता। तो ये आपका सेकंड मेथड है। और थर्ड मेथड, अब थर्ड मेथड बेसिकली क्या होता है, अगर आप जो वेरिएबल्स हैं स्ट्रक्चर के अंदर, हम जो वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं, अगर उनको आप अपने स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन के साथ ही यूज़ करते हो, ये आपके वेरिएबल्स जो हैं इनको जब आप इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन के साथ ही यूज़ किया जा रहा है, तो उस केस में आपका ये जो स्ट्रक्चर नेम होता है इसको ओमिट किया जा सकता है। इसको नहीं भी लिखोगे तब भी आपका प्रोग्राम वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे हम थर्ड मेथड में कर रहे हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख रहे हैं। आफ्टर यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए, देन आपने अपना जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन किया, इंट रोल नंबर, कैर नेम, फ्लोट मार्क्स। आफ्टर दैट आपने कर्ली ब्रेसेस को क्लोज किया और आपके वेरिएबल्स S1 एंड S2 राइट कर लिए। तो इस तरह से भी ये इसी तरह से काम करेगा, चाहे आप इस थर्ड मेथड के थ्रू लिखो चाहे आप सेकंड मेथड के थ्रू लिखो, दोनों चीज़ें आपकी सेम है। उस केस में भी आपका मेमोरी के अंदर डिफरेंट तरह के मेंबर्स के लिए, डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स के लिए आपका स्पेस रिजर्व कर दिया जाएगा। तो इस केस में जब आप अपने वेरिएबल्स को स्ट्रक्चर के साथ ही डिफाइन करोगे, डिक्लेयर करोगे, तो उस केस में आप स्ट्रक्चर का जो नेम होता है वो आपके लिए एक ऑप्शनल फील्ड हो जाती है। आप उसको अगर नहीं भी लिखोगे तब भी आपका प्रोग्राम अच्छे से वर्क करेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर हम इस फर्स्ट मेथड से अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उस केस में स्ट्रक्चर नेम लिखना नेसेसिटी रहता है, अदरवाइज आपके जो वेरिएबल्स होंगे इनको ये मालूम नहीं चलेगा कि इसको किस स्ट्रक्चर के साथ वर्क करना है। अब नेक्स्ट आता है आपके एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स। अब आपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दिया, इसके मेंबर्स आपने डिफाइन कर लिए। आफ्टर दैट अब इन मेंबर्स में आइदर आप किसी तरह की वैल्यू को स्टोर करोगे या इन मेंबर्स के थ्रू आप कोई वैल्यू आउटपुट करोगे। तो इनपुट करने के लिए या आउटपुट करने के लिए हमें इन वेरिएबल्स को एक्सेस करना पड़ेगा, जैसे हम पहले करते थे। अगर वेरिएबल में आपको स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू कोई वैल्यू स्टोर करनी है तब भी हमें क्या है, जो आपका वेरिएबल है उसके मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस करना पड़ता था, तब जाके आप उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो। या आपको वेरिएबल के थ्रू किसी तरह की वैल्यू आउटपुट करनी है थ्रू प्रिंटएफ फंक्शन या कोई दूसरे फंक्शन के थ्रू, आपको वैल्यू के साथ, आपको वेरिएबल के साथ किसी तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो आप इन वेरिएबल्स को एक्सेस करते थे बाय राइटिंग वेरिएबल नेम। तो उसी तरह से जब हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, इसके वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, तो इन वेरिएबल्स को हम एक्सेस भी करेंगे ताकि आप इन वेरिएबल्स के अंदर मेंबर्स के थ्रू किसी तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकें या वैल्यू को आउटपुट कर सकें। तो स्ट्रक्चर के केस में मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इसका जो मेथड रहेगा, डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स के आपके जो मेंबर्स होते हैं उनको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो उसका जो सिंटैक्स रहता है, आप यहाँ पे पहले वेरिएबल नेम लिखोगे, आफ्टर दैट आप यहाँ पे लगाओगे डॉट एंड आफ्टर दैट मेंबर नेम। अब इसी का जैसे हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं फिर से आपका स्टूडेंट वाला ही, कि स्ट्रक्ट आपने स्टूडेंट के लिए जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया था वो हमने ले लिया, स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, आपने वेरिएबल्स लिख ले। अब अगर आप S1 स्टूडेंट के लिए डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हो, इन मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लिखेंगे S1 डॉट रोल नंबर। ये आपके S1 जो स्टूडेंट है उसके रोल नंबर को एक्सेस करेगा। S1 डॉट नेम, ये आपके S1 की नेम वाली फील्ड को एक्सेस करेगा। S1 डॉट मार्क्स, ये आपकी
स्टूडेंट वन S1 जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स वाली फील्ड को एक्सेस करेगा। तो बेसिकली अगर आपको आपके स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करना है तो हम लिखते हैं वेरिएबल नेम डॉट मेंबर का नाम। आपका जो मेंबर है, जो मेंबर के अंदर आपने बनाया हुआ है स्ट्रक्चर के अंदर, आप उसका नाम लिखोगे जिससे आप अपने स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आपके पास स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन। आपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रक्चर आपने डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने के बाद हमने जो डिफरेंट तरह के अपने मेंबर्स हैं हमने उनको एक्सेस कर लिया। आफ्टर एक्सेसिंग अब हमारे किसी भी तरह के वेरिएबल्स हमने अभी तक यूज़ किए, सर्टेन टाइम्स पे हमें उन्हें इनिशियलाइज करने की भी ज़रूरत होती है। जैसे हम वेरिएबल लेते हैं उसमें आप पहले से कोई इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हो तो हम उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं। सिमिलरली जब हम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पास जो डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स हैं, जो आपके स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी आपके पास मेंबर्स अवेलेबल होते हैं, अगर आप उनमें पहले से ही कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो वहाँ पे हमें अपने स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत होती है। तो स्ट्रक्चर की जो इनिशियलाइजेशन होती है इसके लिए हमारे पास दो डिफरेंट तरह के मेथड्स रहते हैं। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट जैसे हमारे पास एग्जांपल हमने फिर से स्टूडेंट वाला लिया है, आपने स्ट्रक्चर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। सिमिलरली जैसे हमने पहले स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया वैसे आपने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया। आफ्टर दैट जब हम अब इसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करना चाहते हो तो वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए जिस टाइम पे आप स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हो उस टाइम पे भी वैल्यू को इनिशियलाइज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम S1 जो आपका है वेरिएबल, आपका बेसिकली स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट, S1 आपका वेरिएबल, असाइन। अब करली ब्रेसिस के बीच में आप अपनी वैल्यूज़ लिखोगे। आपके पास जितने मेंबर्स अवेलेबल हैं उनके लिए आप यहाँ पे वैल्यूज़ लिखोगे और ये जो आप वैल्यूज़ यहाँ पे राइट करोगे ये उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में आपने ये मेंबर डिक्लेयर किए हैं। जैसे फर्स्ट वन आपका रोल नंबर है तो यहाँ पे फर्स्ट फील्ड आपकी रोल नंबर डिफाइन करेगी। सेकंड आपका नेम है तो कॉमा, यहाँ पे आप अपना नेम एंटर करोगे। देन कॉमा, थर्ड वन आपका मार्क्स है तो यहाँ पे आप अपने मार्क्स एंटर करोगे। तो ये एक तरीका आपका ये रहता है कि जिस टाइम आप अपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर रहे हो और स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हो उसके वेरिएबल्स जब आप लिखोगे तो उसी टाइम पे आप उनको वैल्यू असाइन कर दोगे और ये जो आपकी वैल्यूज़ होंगी ये आपके उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में आपने अपने स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर्स को डिक्लेयर किया है। सेकंड मेथड होता है आपने जो आपके वेरिएबल हैं उसको अलग से डिफाइन किया। आफ्टर दैट अब यहाँ पे आप मेंबर्स को जो एक्सेस करने का मेथड होता है हम उसको यूज़ कर रहे हैं S2 डॉट रोल नंबर। तो स्टूडेंट 2 उसका फर्स्ट मेंबर रोल नंबर, तो यहाँ पे हम S2 डॉट रोल नंबर असाइन 24 जैसे हम वेरिएबल के केस में करते थे। तो बेसिकली आपका ये जो एक्सेस करने का मेथड है ये एक वेरिएबल है। S2 डॉट रोल नंबर इज़ योर वेरिएबल। तो हम यहाँ पे S2 डॉट रोल नंबर को वैल्यू असाइन कर रहे हैं 24। S2 डॉट नेम असाइन विनय, हमने नाम असाइन किया। S2 डॉट मार्क्स इज इक्वल टू 78.56, तो इसमें हमने मार्क्स एंटर कर दिए। आप चाहे इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, दोनों आपके सेम है। आपको प्रोग्राम के अंदर जैसा ज़्यादा बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, आप उस तरह से वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवा सकते हो। अब इसी चीज़ को हम अपने प्रोग्राम के अंदर करके देखते हैं कि प्रोग्राम में कैसे स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया जाएगा, कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे, कैसे वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ किया जाएगा, वैल्यूज़ को कैसे आउटपुट किया जाएगा। इसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर देखते हैं। तो अब एक प्रोग्राम बनाते हैं हम, वही अपना स्ट्रक्चर वाला लेके चलते हैं जो हमने प्रोग्राम के अंदर किया। स्ट्रक्ट स्टूडेंट फर्स्ट आपका स्ट्रक्ट कीवर्ड हमने यूज।
आफ्टर स्टूडेंट आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम है। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के मेंबर्स को डिफाइन करेंगे, जैसे फर्स्ट वन इंट रोल नंबर, देन इज योर कैर, ये आपके नेम के लिए, नेक्स्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, नेक्स्ट इज योर फ्लोट मार्क्स। अभी आपका स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन हो गई। स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन हम वॉइड से पहले की हमने। आफ्टर दैट अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे आपके जो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स होते हैं, तो उसके लिए हम फिर से स्ट्रक्ट, फिर आपका स्ट्रक्चर का नेम स्टूडेंट। आफ्टर दैट आपके जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे, जैसे हम यहाँ पे S1, हमने S1 वेरिएबल डिक्लेयर किया। आफ्टर दैट हम इसी को यहीं पे इनिशियलाइज़ करते हैं। अब ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन आप इसको कर्ली ब्रेसेस के बीच में करोगे, और उसी ऑर्डर में हम यहाँ पे अपने वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कराएंगे जिस ऑर्डर में हमने अपना स्ट्रक्चर बनाया है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन जैसे आपका 11 रोल नंबर आ गया। आफ्टर दैट हम यहाँ पे नेम राइट करेंगे, तो दैट वन जैसे सेकंड हमने नेम एंटर कर दिया। आफ्टर दैट आपके मार्क्स, तो दैट वन इज़ योर 88.7, यहाँ पे आपके मार्क्स आ गए। आफ्टर दैट हम यहाँ पे अपना दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, S2 असाइन, यहाँ पे 12 कॉमा, देन इज योर विनय कॉमा, देन मार्क्स, सपोज दिस आर 78.56। तो हमने अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करा लिया। आफ्टर दैट हम इन्हीं वैल्यूज़ को आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट लेंगे। तो एक तरह से हम यहाँ पे जो हमारे जो वेरिएबल्स हैं, हमारे जो स्ट्रक्चर मेंबर्स हैं, हम इनको अब एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए printf, देन student1 डिटेल, printf, sorry, here first thing is your roll number, %d, then new line, name, नेम आपकी यहाँ पे स्ट्रिंग है तो %s आएगा आपका टाइप स्पेसिफायर, देन अगेन न्यू लाइन, एंड थर्ड वन इज योर मार्क्स। मार्क्स आपके फ्लोट में है तो टाइप स्पेसिफायर इज %f। हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेते हैं, देन अगेन न्यू लाइन, एंड हम यहाँ पे student1 की डिटेल को एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे S1 डॉट आपका वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम। तो फर्स्ट वन आपका रोल नंबर, कॉमा सेकंड S1 डॉट नेक्स्ट मेंबर आपका नेम है, कॉमा थर्ड वन S1 डॉट मार्क्स। तो इस तरह से आपके तीनों वेरिएबल्स एक्सेस हो जाएंगे। सिमिलरली हम अपने student2 की डिटेल के लिए करेंगे, printf,
स्टूडेंट टूज डिटेल। अब यहाँ पे हम अपने S2 को एक्सेस करेंगे, तो इस तरह से। तो आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसे कंपाइल करते हैं। कोई एरर नहीं, एग्जीक्यूट। तो इस तरह से आपने जो अपनी वैल्यूज़ एंटर की थी, आपके सेम वैसे ही उनको एक्सेस कर लिया गया बाय यूजिंग योर डॉट ऑपरेटर। स्टूडेंट 1 डिटेल, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। स्टूडेंट 2 डिटेल, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। राइट। अब एक और प्रोग्राम करके देखते हैं सिमिलर। अब यहाँ पे एक और प्रोग्राम बनाएंगे जिसका हम जो आपके वेरिएबल्स रहते हैं आपके स्ट्रक्चर्स के, उसको हम अपनी जो आपकी स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन होती है उसी के साथ वहीं पे वेरिएबल्स भी हम डिफाइन कर लेंगे। तो उसके लिए स्ट्रक्ट। अब यहाँ पे हमें अपना स्ट्रक्चर जो है उसका नेम प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके वेरिएबल यहीं पे डिक्लेयर करेंगे। तो स्ट्रक्चर मेंबर इंट पेजेस, एक बुक के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। देन इज योर care, here we are using pointer, and after that float price। अब यहीं पे हम अपना वेरिएबल भी डिफाइन कर रहे हैं, बुक 1। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ हम डायरेक्टली वेरिएबल की फॉर्म में करेंगे। तो उसको इस तरह से किया जा सकता है, बुक 1 डॉट पेजेस इक्वल टू 240। जैसे आपके पास एक बुक है उसमें आपके पास 240 पेजेस हैं। देन नेक्स्ट लाइन, बुक 1 डॉट ऑथर असाइन, यहाँ पे ऑथर का नाम दे देते हैं विवेक। एंड नेक्स्ट, बुक 1 डॉट प्राइस असाइन, जैसे वैल्यू आपकी यहाँ पे कर लेते हैं हम 58.50। वैल्यूज़ असाइन कर ली। इसके बाद हम अपनी इंफॉर्मेशन प्रिंट कर लेते हैं अपने बुक की। प्रिंटफ पेजेस %d न्यू लाइन, देन ऑथर %s new line, and third information is your price. That one is your float, new line, comma, book 1 dot pages, book 1 dot author, comma, third one book 1 dot price। आपके तीनों वेरिएबल्स आ गए, हम इनको एक्सेस कर लिया। आफ्टर दैट हम प्रोग्राम को अब कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल हो गया। अब इसके बाद हम इसे रन कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने जो वैल्यूज़ एंटर की थी अपने अलग अलग वेरिएबल्स के लिए, अलग अलग मेंबर्स के लिए, तो वो सभी आपकी आउटपुट हो गई। ठीक है। तो इस तरह से हम अपने स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको इस तरह से
कंपाइल करना होता है कि वो इन्फॉर्मेशन एक सिंगल यूनिट में स्टोर की जा सके। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास एक बुक वन है, तो बुक वन आपका एक वेरिएबल है, एक सिंगल यूनिट है। आपको इस बुक वन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है। अगर आप स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करते तो आप एक इंट पेज करके अलग से वेरिएबल लेते, इसमें इंफॉर्मेशन एंटर करते, फिर आपके ऑथर की इंफॉर्मेशन अलग से एंटर करते, प्राइस की इंफॉर्मेशन अलग से एंटर करते। तो उस केस में कौन सी बुक में कितने पेजेस हैं, कौन उसका ऑथर है, क्या उसका प्राइस है, अगर ये सभी आपको एक साथ शो करना होता, आपको कैसे पता चले कि बुक वन का पेज नंबर, पेजेस कितने हैं, उसमें उसका ऑथर कौन है, उसका प्राइस कैसे है, तो वो प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। मगर जब हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे तो जैसे ही आप बुक वन वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो, तो आप इस बुक वन से रिलेटेड जितने भी आपके पास मेंबर्स हैं, जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन है, उसको एक साथ एक्सेस कर सकते हो। आप देख सकते हो कि बुक वन पेजेस कितने हैं, उसका ऑथर कौन है, उसका प्राइस क्या है। तो ये एक तरह से आपके प्रोग्राम में जहाँ पे भी आपको एक इन्फॉर्मेशन को, जो अलग अलग डेटा टाइप की इन्फॉर्मेशन है, उसको अगर एक साथ एक सिंगल यूनिट के अंदर कलेक्टिवली यूज़ करना चाहते हो, कलेक्टिवली शो करना चाहते हो, तो उसके लिए आपका स्ट्रक्चर सबसे अच्छा डेटा टाइप रहेगा।